हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसुलिन का पाथवे। ठीक है। ये हार्पर के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिपन कॉर्ड से जो है पढ़ा रहा हूँ। तो आप जहां से दिल करे आपका वहां से पढ़ लें, जहां से आपको इजी लगे। इंसुलिन रिसेप्टर जो है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, अल्फा और बीटा। टोटल चार होते हैं, वैसे दो अल्फा होते हैं, दो बीटा होते हैं। अब इंसुलिन रिसेप्टर की खास बात जो है आपको बता दूं कि इनके पास ऑटोफॉस्फोराइलेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी इनकी फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती। और ये पेकुलरिटी है जो कि सिर्फ इंसुलिन रिसेप्टर्स के पास है। अब इसमें अल्फा और सब यूनिट नजर आ रहे हैं आपको, बीटा सब यूनिट भी नजर आ रहे हैं, और आपको पता है रिसेप्टर प्रोटीन इन नेचर है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टायरोसिन अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। टायरोसिन रेजिड्यूज का मतलब यही होता है, जहां भी लिखा हो कि ये टायरोसिन अमाइनो एसिड्स जो है उसके स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, तो उसको में से एच जो है उसको निकाल के वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, इस वजह से ये टायरोसिन रेजिड्यूज जो है यूज होते हैं। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर है। इंसुलिन है, इंसुलिन आके बाइंड करेगी अपने रिसेप्टर के साथ। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, जो बीटा सब यूनिट में टायरोसिन के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे, उनकी हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। जैसे ही उनकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी, वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आएंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद वो रिसेप्टर जो है वो अपने सबस्ट्रेट्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये इंसुलिन रिसेप्टर है और इसने अपने सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना है, तो सबस्ट्रेट का नाम हम रख देते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। अब वो भी प्रोटीन इन नेचर है, उसके पास भी टायरोसिन होगा, कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड। तो इस ये जो रिसेप्टर है एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये उस आईआरएस यानी इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की फॉस्फोराइलेशन करेगा और वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाएगा, कुछ प्रोटीन्स को इनएक्टिव किया जाएगा। तो जो प्रोटीन से मुराद यहाँ पे एंजाइम्स भी हैं। ठीक है। तो चैनल्स भी हैं कुछ। तो जो चैनल्स एक्टिवेट होंगे वो ग्लूकोज अपटेक इनहांस कर देंगे। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तब इंसुलिन रिलीज होती है। तो ग्लूकोज को जो है वो ब्लड से सेल्स के अंदर लाया जाता है, तो ग्लूकोज के चैनल्स एक्टिवेट होंगे। फिर उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, प्रोटीन और फैट्स की सिंथेसिस होती है, तो जो इनके सिंथेटिक एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन होगी। ठीक है। और इन एक्टिवेशन किन की होगी, वो एंजाइम जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है। अमाइनो एसिड से, फैट से, इन चीजों से जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसके एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजिन सिंथेसिस करवा रहे हैं हम, ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन को ब्लॉक कर दिया गया, इसके एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। लिपोलाइसिस नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि हम फैट सिंथेसिस करवा रहे हैं। दोबारा से बता देता हूँ, इंसुलिन आई रिसेप्टर की ऑटोफॉस्फोरिलेशन हुई, जब उसकी ऑटोफॉस्फोरिलेशन होगी तो उसने अपने सबस्ट्रेट की फॉस्फोरिलेशन की, फॉस्फोरिलेशन उसकी हुई तो वो एक्टिवेट हो गया, उसने बहुत ज्यादा मल्टीपल रिएक्शंस को एक्टिवेट किया, बहुत सारे काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस एक्टिवेट हो गए, जिसमें कुछ एंजाइम्स की ब्लॉकेज होगी, कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए और अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया।